अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी बड़ी खबरें आना शुरू हो गई हैं, उस पर बात करेंगे। ज़्यादा तो मैं आज सिर्फ अरशद साहब के केस पर ही बात करना चाहता हूं। क्या अरशद साहब को, अरशद शरीफ शहीद को, मेरे दोस्त को, मेरे भाई को इंसाफ मिल सकेगा? इमरान खान के दो बड़े मुतालबात हैं, उन पर भी बात करेंगे कि कितने काबिल अमल हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट के केसेस से ही शायद उनके मुतालबात, जो एक मुतालबा है उनका, उसका तो अंजाम भी सामने आ जाएगा। और साथ साथ बात इसी से लिंक बात है नाजरीन के, क्या कमज़ोर तरीन जज तगड़े फैसले कर सकते हैं? सबसे पहले नाजरीन, अरशद साहब के केस पे बात करते हैं। अरशद साहब की तकरीबन हर पेशी पर मैं जाता रहा हूँ। बहुत ही एक पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, बहुत दर्दनाक दुख भरा एक्सपीरियंस। मुझे आज तक भूलता नहीं है अरशद साहब की वालदा को, आंटी को हम कैसे व्हील चेयर पर लेके आए थे, वो चल नहीं सकती। आजकल भी उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, तो शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। उनको हम किस तरीके से व्हील चेयर पर लेकर आए थे, कैसे रोते हुए उन्होंने जज साहिबान से फरियाद की थी। उमर अता बंदयाल थे उस टाइम पे, कि मेरे बेटे के कातिलों का पता चल सकेगा क्या। मुझे ये भी याद है कि कौन कौन से वकील अरशद साहब का केस लेने से भागे थे। एक वकील टीवी चैनल्स पे भी अक्सर बैठा होता है, किस तरह दुड़की लगाई थी उसने अरशद शरीफ की वालिदा ने, ये जब एफआईआर के लिए अपनी दरख्वास्त जमा कराई थी। बाकी दोस्त यार भी मुझे अरशद साहब के मालूम हैं, जो सोए पड़े रहते थे, जिनको हम मैसेजेस भी करते थे कि जनाब कल केस है अरशद साहब का, ज़रूर आइएगा। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है जाना अदालत। मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता जाने का। लास्ट टाइम वॉज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। अटॉर्नी जनरल साहब पक्के मुंह के साथ खड़े होकर झूठ पे झूठ बोलते हैं, हम देख रहे होते हैं बेबसी के साथ, कुछ कर नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, बस देखते रहते हैं। अटॉर्नी जनरल साहब पे गुजरेगी तब हम भी पूछेंगे कि कैसा महसूस होता है अटॉर्नी जनरल साहब, एक नौकरी के लिए आप एक इंसान की जो जान गई है, कैसे हीले बहाने बनाते हैं, किस तरह डिलेज डालते हैं, किस तरह बताते हैं कि जी कीनिया की गवर्नमेंट ताउन नहीं कर रही, वो रिपोर्ट लीक हो गई थी सर तो ऐसा हुआ था, ये हुआ था तो यू रिपोर्ट भी तो आपकी गवर्नमेंट ने लीक की थी ना, अरशद साहब ने खुद आके तो लीक नहीं की थी। तो बड़ा ये एक पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। मेरे से किसी ने पूछा था, मेरा जवाब था, मैं वही बता रहा यहाँ पर बोलना चाहता हूँ। क्या मुझे कोई उम्मीद है कि अरशद साहब को इंसाफ मिल सकेगा? क्या उनके कातिल पकड़े जा सकेंगे? मुझे बिल्कुल इस सुप्रीम कोर्ट से, इन जजेस से कोई उम्मीद नहीं है। मुझे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है कि इंसाफ कर सकेंगे। मुझे यूँ लगता है ये केस या लटकाएंगे या मट्टी डालेंगे इस केस पर। और यही मेरा ख्याल बाकी बेशतर केसेस पे है, जो इन्होंने लिस्ट एक अहम केसेस की जारी की कि हम ये केसेस सुनेंगे। अरशद साहब के केस में नाजरीन अब तक क्या होता है? अब तक ये गोंगलों से मट्टी झाड़ते रहे हैं। ये सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, सर हमने ये लिख दिया, सर हमने वो लिख दिया, सर हमने ऐसे भेजा था जवाब नहीं आया, हमने वैसे भेजा था जवाब नहीं आया। ये सिर्फ ये करते रहते हैं। लास्ट टाइम वो सच अ बैड एक्सपीरियंस, हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे बहुत सारे लोग, और वहाँ पर जाकर मालूम आपको पता है क्या हुआ? वहाँ पर सारे जज साहब रोब शोब पहन के तैयार होकर बैठे हुए थे। केस लग गया सामने उनका, ओहो मंसूर अली शाह साहब थे, ये तो गलती से हमारे पास लग गए। तो पहले 5 मेंबर बेंच सुन रहा था, ये तो सुन ही नहीं सकते। दो सहाफ़ियों का जिक्र किया जाता है, दो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स का जिक्र किया जाता है, जिन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा को जाकर मशवरा दिया था कि जी ये केस मंसूर अली शाह के सामने लगा दें, ताकि वो फंस जाए इस केस में, वो सुन भी नहीं सकेगा, वो इनकार भी नहीं कर सकेगा। और मंसूर अली शाह ने आगे से वो केस वापस भेज दिया कि जी ये गलती से लग गया। गलती से अगर केस लग गया है तो आप पहले ही क्यों नहीं जारी करते थे दफ्तर से वजाहत? ज़रूरी है कि लवाहिकीन सारे वकला तैयार होकर आएँ, सुबह सुबह आपकी कोर्ट में घंटों इंतज़ार करें, और जब सुनने का वक्त है तो आपको याद आए कि ये तो गलती से लग गया केस। आपका रजिस्ट्रार देखता नहीं है, या आपका जो पर्सनल स्टाफ है वो देखता नहीं है? लाखों रुपए तनख्वाह आप लेते हैं, सिर्फ इसलिए लेते हैं कि अदालत में मुंह चुक के आ जाएं और उसके बाद बोलें कि हो ये तो गलती से लग गया। तो ज़रा सोचना चाहिए इन जजेस को भी कि इतने बादशाह सलामत मत बने, कोई तरीकाकार बेहतर ही कर लें, 21वीं सदी में आ गए। बाकी एक सिर्फ मुझे बेहतरी नज़र आ रही है, वो ये है कि शौकत सिद्दीकी साहब जो हैं उनको एक ओहदा मिल गया है जिनकी उसको तमन्ना थी। तो वो अब शायद अरशद साहब के वकील नहीं रहेंगे। उन्होंने बहुत केस में खराबियाँ डाली, जो कि हम देखते रहते थे, हम कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि वकील हमारे पास है कोई नहीं।
और अरशद साहब की वालदा बहुत बीमार हैं टू टॉक एंड मीट टू न्यू लॉयर्स। तो मुझे तो अभी तक इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं, और अगर इन जजेस ने इंसाफ करना है तो अरशद शरीफ साहब की वालदा की एप्लीकेशन मौजूद है, इनके सामने फ़ाइल में लगी हुई है। पहली एफआईआर उस पर उस एप्लीकेशन के तहत दर्ज करवाएं। उसके बाद आप लोग सिर्फ ये ढूंढ दें, ज़्यादा आपने करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये ढूंढ दें कि पाकिस्तान में अरशद साहब पर एफआईआर किसने करवाई, और इसका जवाब आपको मिलेगा जो फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई गई थी, FFT की रिपोर्ट है। उसमें उन्होंने एक केस का जिक्र किया है जो कि कराची में अरशद साहब पर एफआईआर कटवाई गई थी। कैसे वो एफआईआर हुई, एसएसपी कौन था उसमें, और उसने किन लोगों के कहने पर वो एफआईआर की, वो एसएचओ का बयान उसमें दर्ज है, जो कि यकीनन अब मुकर चुका होगा या वो एसएचओ के इधर जान बचाता हुआ भाग रहा होगा। आप वो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एफआईआर अरशद साहब पे किसने दर्ज करवाई। चमन की एफआईआर उठा लीजिए, किस साहब ने, किस गंजे शैतान ने मैसेज किया था कि अरशद शरीफ पर ये एफआईआर दर्ज करो। मैंने वो सबूत देखा है, अरशद साहब के पास वो मौजूद था, मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने देखा हुआ है, तो मुझे एग्जैक्टली मालूम है कि किसने कहा था एफआईआर दर्ज करो। मेरे पास इससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं, वक्त आने पर आपको मज़ीद चीज़ें भी बताऊंगा। लेकिन अगर आपने इंसाफ करना है तो शुरू यहाँ से करें कि एफआईआर अरशद साहब पर दर्ज किसने करवाई। आपको बड़ी जल्दी जवाब मिल जाएगा कि अरशद साहब मुल्क से जाने पर मजबूर क्यों हुए, क्यों गए वो मुल्क से जाने पर। बड़ी कंस्पिरेसी थियरीज बिल्ड की जाती हैं कि अरशद शरीफ साहब मुल्क छोड़कर क्यों गए। एक आपको मैं छोटी सी बात बताता हूँ। अरशद साहब को सबसे पहली कॉल आई थी सलमान इकबाल की, जो एयरवाई का मालिक है, कि भाईजान आप ये मुल्क छोड़कर चले जाएं, इस वक्त आपको बाहर जाना चाहिए, कुछ ऐसा रेस्ट करें और वापस आ जाए। कोई कहता है मुराद सईद ने भेज दिया, कोई कहता है किसने भेज दिया, कोई कहता है किसने भेज दिया। सलमान इकबाल साहब की कॉल आई थी कि आप जाएं, और उस वक्त हम सब मुत्तफिक थे कि यार अरशद साहब कुछ दिन ज़रा, एक हफ़्ते की बात है, एक हफ़्ता रेस्ट करें, चिल करें, दुबई में बैठे आराम से। दुबई में इसलिए बैठे क्योंकि अरशद साहब के पास किसी और मुल्क का वीज़ा नहीं था। अरशद साहब ने भी इस बात से इत्तफाक किया था और वो मुल्क से बाहर गए थे। यहाँ पर ख़त्म करते हैं इस बात को। क्या कमज़ोर जजेस तगड़े फैसले दे सकते हैं? ये ज़रा बेंच के जजेस के मैं नाम सुनाता हूँ आपको। 7 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अफ़गान। इन साहिबान से आप लोगों में से किसी को, मैंने सुप्रीम कोर्ट के बड़े रिपोर्टर से पूछा कि भाईजान तगड़े जजेस हैं ये, तगड़े जजेस हैं, उन्होंने भी मुझे नाम ही पढ़ के सुना दिया कि नाम पढ़े और उसके बाद आप फैसला खुद ही कर लें। अब केसेस बड़े बड़े कौन से लगाए गए हैं इस बेंच के सामने अगला पूरा हफ्ता? 8 फरवरी इलेक्शंस की चोरी का केस, 9 मई का जुडिशल कमीशन बनाने का केस जो कि इमरान खान का केस है, और इमरान खान की एक डिमांड भी है, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल, अरशद साहब का केस, इमरान खान का तौहीन अदालत का केस। बाय द वे जो अभी चीफ जस्टिस हैं, ये उन्होंने पर्सनली रिकमेंड किया था कि ये केस शुरू किया जाए बेंच में बैठ के, तो ये केस बना था। सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ केस, वो पूरा इलेक्शन लूट के ले गया, चोरी करवा दिया, आज ये केस लग रहा है। पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ केसेस सुनने के लिए, इस पर क्या होगा ड्यू प्रोसेस, वो देख सकते हैं। उसके अलावा 1988 असगर खान केस, जिसमें नवाज शरीफ ने पैसे लिए थे, आईजीआई बनाई गई थी, उस वक्त के डीजीआई सही असद दुरानी एतराफ़ कर चुके हैं इसका, उस वक्त आर्मी चीफ भी एतराफ़ कर चुके हैं इस केस का। सलमान राजा साहब असगर खान के वकील थे, बहुत अच्छी मालूमात वो आपको दे सकते हैं। तो ये जजेस नाजरीन क्या कोई तगड़े फैसले कर सकेंगे? ये गिरती हुई इमारत जो है उसको एक और ईंट लगा के मजबूत करने की कोशिश साबित होगी क्या, कि 9 मई के जुडिशल कमीशन इमरान खान की डिमांड है। इमरान खान कह रहे हैं जी नेगोशिएशन करनी है 9 मई और 26 नवंबर के मैसेकर पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए। दूसरी उनकी डिमांड है कि असीरान हमारे जो हैं सियासी, उनको रिहा किया जाए। ये दोनों केसेस, इसमें तकरीबन पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ केसेस और जुडिशल मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल, उसके बाद 9 मई का जुडिशल कमीशन, ये इसी में 8 फरवरी की इलेक्शन चोरी इमरान खान की डिमांड्स के इर्द गिर्द ही आ जाते हैं। गवर्नमेंट अगर स्मार्ट होती तो वो कमीशन बनाने का वादा इमरान खान के साथ करके सियासी असीरान जो कि बेचारे बेगुनाह कैद है, उनको छोड़ के मुल्क में काफ़ी हद तक टेम्परेचर नीचे ला सकती थी।
ला नहीं सकती तो पीटीआई को बैकफुट पे बहुत ज़्यादा डाल सकती थी। इमरान खान को नहीं भी रिहा करना, बाकी सबको छोड़ा जा सकता था, लेकिन ये गवर्नमेंट करेगी नहीं। और मेरा नहीं ख्याल कि इन जज साहिबान में इतनी तड़ है, इतनी हिम्मत है, इतना हौसला है कि वो इन केसेस को मेरिट पर देखें। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, नो ऑफेंस टू एनीबडी, एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन, आप माने या ना माने, लेकिन ये ज़रूर है। बाकी अरशद साहब का केस इस बेंच के सामने एक बार फिर दिल बड़ा उदास है, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। एक बार फिर मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट जाकर हम बैठे रहेंगे, इंतज़ार करते रहेंगे, देखते रहेंगे अपने सामने एक अजीब सा तमाशा। एजी साहब आएंगे, झूठ बोलेंगे, उसके बाद कहके लगाएंगे दोस्तों यारों के साथ बाहर खड़े होकर। जाहिर बात है, जिसका गया होता है दुख उसको होता है, इनको क्या फ़र्क पड़ता है, इनकी तो नौकरियां चल रही हैं। आज नाजरीन फ़िलहाल के लिए इतना ही, मज़ीद बात करेंगे मज़ीद पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे अगले व्लॉग पे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।